नमस्कार, बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी और बीएनबी में आज जिस बड़ी खबर का विश्लेषण वो कहा जा सकता है कि बांग्लादेश से निकली है और बांग्लादेश में जिस तरीके से 5 अगस्त 2024 वो तारीख जब तख्ता पलट हुआ, वो तारीख जब कहा जा सकता है कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, और तब से लेकर आज की तारीख तक समय समय पर हिंसा, अत्याचार, बलात्कार और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना, ऐसी घटनाएं बेहद आम हो गई। और एक बार फिर बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को सिर्फ ईश निंदा को लेकर कट्टरपंथी जो हैं वो उन्होंने निशाना बनाया। पहले पीटा, मारा, उसके बाद जिंदा जला दिया। ये जो है कहा जा सकता है कि ये बांग्लादेश, और शायद इसीलिए कट्टरता की तरफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और मोहम्मद यूनुस का जो प्रतिक्रिया आई है वो और चिंताएं बढ़ाती है कि आखिर मोहम्मद यूनुस जो है वो चाहते क्या है। वो बांग्लादेश एक समय था कि बांग्लादेश की अगर हम जीडीपी की बात करें, ग्रोथ रेट की बात करें, तो बहुत आगे था। बांग्लादेश के रिश्ते जो हैं दुनिया के सभी देशों से थे। लेकिन आज जो बांग्लादेश की स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, और यह 5 अगस्त 2024 से लगातार जारी है। और यह कहा जा सकता है कि आए दिन की घटना है। और जो कल या परसों के 2 दिन की हम घटनाओं की बात करें, जिस तरीके से एक हिंदू युवक को जलाया गया और सिर्फ ईस्ट निंदा का बहाना लेकर, बांग्लादेश के हर जिले में, हर शहर में इस समय कहा जा सकता है हिंसा है, आगजनी है, कट्टरता है। और इसके पीछे कई बड़े इस्लामिक संगठन जो हैं वो मोहम्मद यूनुस सरकार के पीछे से बांग्लादेश के लोकतंत्र को, बांग्लादेश के संविधान को, बांग्लादेश के कानून को उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, तार तार कर रहे हैं। सवाल यह है कि बांग्लादेश जो है अब किस ओर जा रहा है। वो बांग्लादेश जिसकी भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा की बात करें तो लगभग 4000 किलोमीटर की सीमा रेखा भारत और बांग्लादेश साझा करते हैं। हमारा मजबूत पड़ोसी देश रहा है, साझीदार रहा है, व्यापारिक साझीदार रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश में जो लोकतंत्र की अगर बात की जाए, कानून की बात की जाए, संविधान की बात की जाए, तो तार तार हो रहा है। और वो बांग्लादेश, वहां के जो संगठन हैं, अब वो ये मांग कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि बांग्लादेश जो है वो शरीयत कानून पे चले। बांग्लादेश में जो है इस्लामिक कट्टरता जो है वो और बढ़ाई जाए। महिलाओं की आजादी की छीनने की बात की जा रही। हम उस संगठन के नाम भी आपको दिखाएंगे कि वो जो संगठन है उनका बेस क्या है, आधार क्या है। कई ऐसे संगठन हैं जो कहा जा सकता है आईएसआई से जुड़े हुए हैं, अलकायदा से उनके नेटवर्क है। लेकिन अब जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, बांग्लादेश की स्थितियां दिन बिदिन कहा जा सकता है, खासतौर से अल्पसंख्यकों के लिए, हिंदुओं के लिए बद से बदतर होती जा रही है। इसीलिए वहां के जो भारतीय उच्चायोग है उसने एक एडवाइजरी भी जारी की है कि जो भारतीय समुदाय के लोग हैं या जो भारतीय छात्र हैं वो जहां रह रहे हैं, अगर जरूरत ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि कोई भी बांग्लादेश में इस समय सुरक्षित नहीं है। एक कुछ तस्वीरें देख लेते हैं, क्योंकि लगातार हम जब बांग्लादेश की बात करें ना तो तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हैं। कुछ 1-2 दिन की तस्वीरें हैं, कुछ पुरानी तस्वीरें हैं। 5 अगस्त 2024 के बाद से जिस तरीके से बांग्लादेश की स्थिति पूरी तरीके से बदली है। 6 बड़ी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कट्टरता की राह पर बांग्लादेश, ये 1-2 दिन पुरानी की तस्वीरें हैं। कल की कुछ तस्वीरें हैं। डेली स्टार अखबार की इमारत पर हमला, आप सोचिए। लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ की बात करते हैं, जहां उन्हें लगा कि उनके जो विचारधारा के खिलाफ कोई आवाज बुलंद करता है, कोई आवाज उठाता है, उस पर हमला हो जाता है। ईश नंदा के नाम पर जला दिया जाता है, सरेआम पीट पीट कर मार दिया जाता है। दूसरी तस्वीर, भारतीय सहायक उच्चायुक्त कार्यालय पर भी हमला, जो भारत की एम्बेसी है, सहायक जो एम्बेसी है उस पर भी हमला हुआ। और इसीलिए भारत के उच्चायोग ने एडवाइजरी जारी की है भारतीय समुदाय के लोगों के लिए, भारतीय छात्रों के लिए जो वहां पर रह रहे हैं। सड़कों पर लगातार बवाल, कला और सांस्कृतिक संस्थान पर भी हमला है। हर वो विरासत बांग्लादेश से मिटाई जा रही है जो कहा जा सकता है, जब मुक्ति आंदोलन की बात करते हैं, जब हम बंग भंग के आंदोलन की बात करते हैं, जब बांग्लादेश आजाद हुआ, हर वो चीज बंगाली कला को नष्ट करते हुए जो जंजी हैं। कई मीडिया संस्थानों पर हमला, ये ताजी तस्वीरें हैं, ये आज और कल की तस्वीरें हैं। ये बांग्लादेश की स्थिति है। और 5 अगस्त 2024 के बाद बांग्लादेश की स्थिति कमोबेश ऐसी ही रही है। ऐसे ही कट्टरपंथ जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। सड़कों पर जो
कट्टरपंथ विचारधारा से जुड़े लोग हैं और इनके पीछे एक बड़े संगठन काम करते हैं। सवाल यह है कि मोहम्मद यूनुस सरकार चुप है। सवाल यह है कि बांग्लादेश की जिस लोकतंत्र कहां है, संविधान कहां है, कानून कहां है। कुछ और तस्वीरें देखते हैं, कुछ पुरानी तस्वीरें देखते हैं कि किस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में 2024 के बाद से अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया गया है, हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया है, गुरुद्वारों को निशाना बनाया गया है। ये कुछ पुरानी तस्वीरें आपके आ रही है। आप देखिए, शेख हसीना के पिता का घर जो है उसको ध्वस्त कर दिया गया। ये पुरानी तस्वीरें हैं, लेकिन हम यह आपको बताना चाहें कि 2024 के बाद से बांग्लादेश किस ओर जा रहा है। अखबार कार्यालय की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, प्रोथोम जो आलो कार्यालय उसकी तस्वीरें, मीडिया संस्थान की तस्वीरें। ऐसी तस्वीरें, ऐसी हिंसा, ऐसा अत्याचार बांग्लादेश की सड़कों पर, बांग्लादेश के शहरों में बिल्कुल आम सी बात हो गई है। बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था की बात करें, उसके भी कुछ आंकड़े आएंगे। दिन प्रतिदिन लगातार गिरते जा रहे हैं। भारत से भी रिश्ते धीरे धीरे एक दूरियां आती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से वहां के जो कट्टरपंथ संगठन के लोग हैं, जो मोहम्मद यूनुस सरकार के पीछे खड़े हैं, वहां से जो बयान आ रहे हैं। अब कुछ और पुरानी तस्वीर देखिए। जुलाई 2025 रंगपुर बांग्लादेश की तस्वीर है। हिंदू समुदाय के घरों पर हमला। यह तस्वीर हम पहले भी कई बार दिखा चुके हैं कि किस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जाता है, उनकी संपत्तियों को तोड़ा जाता है, जलाया जाता है, गांव के गांव को उनको उसमें निशाना बनाया जाता है। दुर्गा मंदिर को हटाने के लिए प्रदर्शन, इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़, इस्कॉन मंदिर की कहा जा सकता है कई बार तोड़फोड़ हो चुकी है बांग्लादेश में। जोशरेश्वरी मंदिर में मां दुर्गा का मुकुट चोरी हुआ। यह बेहद कहा जा सकता है कि यह बांग्लादेश की जो स्थिति है वो दर्शाती कि आखिर बांग्लादेश किस ओर जा रहा है। कट्टरवाद की ओर, शरीयत की तरफ, इस्लामीकरण की तरफ, जहां ना लोकतंत्र है, जहां पर ना महिलाओं को बोलने की आजादी है। कुछ और तस्वीरें आप देखिए। भारी संख्या में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी, प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प, सड़कों पर प्रदर्शन। अब तक सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वो आंकड़े हम आपको दिखाएंगे, कुछ महीनों के आंकड़े हम आपको दिखाएंगे। कितने बलात्कार हुए, कितने लोगों, अल्पसंख्यक लोगों को मारा गया, कितनी संपत्तियों को नुकसान हुआ। एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद हमारे साथ तीन खास बड़े मेहमान, एक बड़ा विश्लेषण, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के रिश्तों की बात करें, बहुत प्रगाढ़ रहे हैं, बहुत मजबूत हैं, व्यापारिक रिश्ते रहे हैं भारत और बांग्लादेश के। 4000 किलोमीटर की सीमा रेखा दोनों देश साझा करते हैं। पड़ोस में आग लगेगी तो चिंता तो जरूर होगी कि आखिर पड़ोस में हो क्या रहा है। एक रिपोर्ट देखते हैं। कट्टरता की सारी हदें पार करता बांग्लादेश, आतंक के रास्ते पर चलता बांग्लादेश, हिंदुओं और अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाता बांग्लादेश, और इन सब पर मोहम्मद यूनुस की चुप्पी की चीख दुनिया को बता रही है कि बांग्लादेश एक अलग रास्ते पर निकल चुका है, जहां न लोकतंत्र है, न कानून है, न संविधान है, बस हिंदुओं के साथ अत्याचार करना है। बांग्लादेश पर हिंसा का यह आलम है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। भारतीय उच्चायोग ने भी एक एडवाइजरी जारी की है कि जो बांग्लादेश में भारतीय हैं वो कैसे सुरक्षित रहें। भारतीय समुदाय छात्र यात्रा न करे अगर जरूरी न हो। भारतीय समुदाय या छात्र जहां पर हैं वहीं पर रुके रहें, बाहर कम से कम निकले। आपात स्थिति में बांग्लादेश उच्चायोग से संपर्क करें। बांग्लादेश में शेख हसीना विरोधी आंदोलन के प्रमुख छात्र नेता और इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा भड़क गई। इसको लेकर पूरे बांग्लादेश में हिंसा होती रही, पर बांग्लादेश के हालात क्यों बद से बदतर होते जा रहे हैं, इसके पीछे है कट्टरवादी मानसिकता से ग्रसित सरकार में बैठे लोग और सरकार के पीछे खड़े संगठन। किस राह पर बांग्लादेश जहां पर एक हिंदू युवक को जिंदा जला दिया गया, ईश निंदा के आरोप में हिंदू युवक को जलाया गया। कट्टरपंथियों की भीड़ ने पहले उसे पीटकर मार डाला, फिर जला डाला। कट्टरपंथी लगातार भारत विरोधी नारे भी लगाते रहे। भारत के राजनयिक ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में 13वें राष्ट्रीय संसदीय आम चुनाव होने। शेख हसीना की पार्टी लगातार आवाज उठा रही है कि बांग्लादेश हिंसा के चपेट में बर्बाद हो रहा है। चारों तरफ डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। ऐसे में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो पाना संभव ही नहीं है। Well, I think it is very disturbing, especially as the minority communities as well as the Indian High Commission have been attacked and have been under attack. Apart from destabilizing the situation in Bangladesh, the Bangladesh is on a cusp, and as it is planning to have elections in 2 months' time,
I think these developments are not good for Bangladesh. यानी कि कट्टरपंथ बांग्लादेश, किसी धर्म या विचारधारा की कठोर व्याख्या ही कट्टरपंथ है। बांग्लादेश की मानसिकता पर अब कई तरीके के सवाल भी खड़े होने लगे हैं। पाक इस्लामी कट्टरवाद की तरफ बांग्लादेश धीरे धीरे बढ़ रहा है। बांग्लादेश जिसकी ग्रोथ रेट बहुत आगे थी, बांग्लादेश जिसने पाकिस्तान से अलग होकर अपनी अलग पहचान बनाई, आज वही बांग्लादेश आतंकिस्तान बनता जा रहा है। ऐसे संगठन सरकार चला रहे हैं जिनका सीधा संबंध आतंकी घटनाओं और आकाओं से था। अब वक्त के पहलू में ही बांग्लादेश का भविष्य है। मुश्किल है क्योंकि पिछले 2 सालों में, 2 वर्षों में जिस तरीके से बांग्लादेश की स्थिति हुई है, जिस तरीके से बांग्लादेश ने अपनी उन जड़ों को खोदने का काम किया है, अपनी उन विरासत जिन्होंने आजादी दिलाई, उन निशानियों को तोड़ने का काम किया है, ये बांग्लादेश की मानसिकता पर कई तरीके के सवाल खड़ा करता है कि ऐसे कौन से कट्टरपंथ संगठन हैं जो महिलाओं की आजादी पर पाबंदी लगाना चाहते हैं, बोलने के अधिकार पर पाबंदी लगाना चाहते हैं, वो इस्लामीकरण की तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो कट्टरपंथ को सरकार में शामिल करना चाहते हैं, जहां न लोकतंत्र होगा, न संविधान होगा, न कानून होगा। और शायद इसीलिए पिछले 2 वर्षों में बांग्लादेश में मरने वालों की संख्या की बात करें अगर हिंसा में और इस तरीके की घटनाओं में, तो सैकड़ों की संख्या है। खासतौर से बात की जाए तो उसमें अल्पसंख्यकों को ज्यादा निशाना बनाएगा। हमारे साथ 3 खास बड़े मेहमान, उनका हम परिचय करा दें। हमारे साथ कमर आगा सर हैं, मिडिल ईस्ट के अच्छे जानकार हैं। कमर आगा सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। दूसरे खास मेहमान संजय कुलकर्णी सर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, रक्षा विशेषज्ञ। संजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली से समय निकालने के लिए। तीसरे खास मेहमान रुद्र प्रताप दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रुद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत कमर आगा सर आपसे करना चाहेंगे, ये कैसा कट्टरपंथ है जहां पर लोकतंत्र की कोई भूमिका ही नहीं है, जहां पर न संविधान न कानून, सिर्फ अपनी जो विचारधारा है वो एक सरकार पर थोपने को लेकर आगे बढ़ रहा है, एक देश पर थोपा जा रहा है। जी बिल्कुल सही आपने कहा। ये एक तूफान आंधी की तरह आया है जिसके पीछे सेना है वहां पे। ये बिल्कुल वैसे ही फोर्सेस हैं जो पाकिस्तान में काफी समय से, जब से पाकिस्तान बना है, वहाँ सक्रिय रहे। बांग्लादेश में भी शुरू में थे। बांग्लादेश में पाकिस्तान से स्थिति थोड़ी फर्क है कि बांग्लादेश जो है उसमें क्लियर कट आपको विभाजन नजर आएगा। एक तरफ काफी बड़ी संख्या में, अधिकतर बल्कि मैं कहूँगा, लोग जो हैं वो सेकुलर हैं, भारत से अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि जो वहाँ पे उनको आज़ादी मिली है वो भारत की वजह से मिली है, और दूसरे ये भी समझते हैं कि भारत की सेना और लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है उस आज़ादी के लिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि एक जमात इस्लामी और कट्टरपंथी संस्थाएं हैं जो हमेशा से हम देख रहे हैं बांग्लादेश को पाकिस्तान की तरफ खींचती हैं। सन 71 में बांग्लादेश का गठन होता है, आज़ाद होता है, इंडिपेंडेंट, और सन 74 में मुजीबुर रहमान को मार दिया जाता है। तो ये टसल आपको तब से नजर आएगी। फिर वो 10 साल तक रहते हैं पावर में, फिर उसके बाद सेकुलर फोर्सेस वापस आ जाती हैं। आर्मी का पहले भी योगदान था। शेख हसीना के पिताजी जो फादर ऑफ द नेशन कहलाते हैं, राष्ट्रपति पिता, उनके जो हत्या हुई उन सब में वो पूरा उनका रोल था। और अब के भी जो शेख हसीना को हटाया गया जिस प्रकार से, उसमें भी सेना का पूरा हाल था। सेना बहुत चालाकी से वहां काम कर रही है, अपने को पीछे रखा है, बिल्कुल सामने नहीं आती, और मोहम्मद यूनुस को आगे रखा है। मोहम्मद यूनुस की जो मानसिकता है वो वही है जो मुस्लिम लीग की थी किसी जमाने में, और वही कट्टरपंथी धार्मिक विचारधारा के किसी भी सूरत से मुल्क को जमात इस्लामी और पाकिस्तान से जोड़ो, अमेरिका से जोड़ो, चाइना से जोड़ो, भारत विरोधी जो ताकतें हैं उनको स्ट्रांग करो, और जो सेकुलर फोर्सेस हैं जो चाहते हैं बांग्लादेश तरक्की करे, भारत के साथ जुड़े, उनको दबाने का काम लगातार सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है। अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अटैक हो रहा है उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि अल्पसंख्यक ने जो है वो सेकुलर फोर्सेस के साथ वहाँ पे खड़े हुए नजर आते हैं। और फिर दूसरी बात ये कि वो जो है निहत्ते हैं, कमज़ोर हैं। और फिर हमने पाकिस्तान में भी देखा मंदिरों के ऊपर अटैक, पाकिस्तान के अंदर भी जिस तरीके से हो रहा था, वही पैटर्न बिल्कुल उसी तरीके से बांग्लादेश में दोहराया जा रहा है। ये वही फोर्सेस हैं, वहीं से ट्रेनिंग लेके आए हैं, और इन लोगों ने जिस तरीके से जो स्टूडेंट का मूवमेंट था उसमें घुस के सब कुछ किया,
और स्टूडेंट का मूवमेंट भी बहुत ढंग के साथ, जमात के लोग उसमें भी थे और इन लोगों ने किया। तो ये एक बड़ी समस्या है भारत के लिए, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी समस्या है। 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है और फिर ये भी है कि पड़ोसी देश है हमारा, और इतना बड़ा बॉर्डर में रोकना मुश्किल होता है। और अगर अराजकता फैलने के मुझे तो चांस साफ नजर आते हैं। इसको कुछ आप देखिएगा, बिल्कुल अगर आपने सही कहा इलेक्शन सर, कमर आगा फ्री सर, एंड की फेयर ना बहुत हुआ। बड़ी चिंता है क्योंकि भारत और बांग्लादेश 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा रेखा साझा करते हैं। कई जगह तो ऐसे है जहां पर कहा जा सकता है कि बस एक मेल का ही फासला है, एक मेल का ही फर्क है। लेकिन संजय कुलकर्णी सर, जैसे कि कमर आगा जी कह रहे हैं कि सेना है, जैसे पाकिस्तान में भी हर सियासी बदलाव के पीछे, हर तख्ता पलट के पीछे सेना खड़ी है। तो क्या बांग्लादेश में भी सेना और कुछ ऐसे संगठन जो शरीयत की बात करते हैं, जो कहा जा सकता है इस्लामीकरण की बात करते हैं, जो कट्टरवाद की विचारधारा से प्रभावित हैं, उनका योगदान है ये? बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। जैसे कमर आगा साहब एक बहुत ही नपे तुले शब्दों में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि क्या एक परिस्थिति है बांग्लादेश की, क्या थी और क्या हो गई। पर सवाल यह है कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस आया है, क्योंकि पाकिस्तान इस सोच से आया है, खासकर जब आसिफ मुनीर ने कमान संभाली है पाकिस्तान के अंदर, कि हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। और वो जो है जिस प्रकार से उनके आसिफ मलिक ISI चीफ जिस प्रकार इस साल की शुरुआत में ही बांग्लादेश में गए, किस प्रकार से ISI का जो इन्फ्लुएंस धीरे धीरे करके 1971 के बाद भी जमात का जो इन्फ्लुएंस था वो घटा नहीं। आप जैसे बता रहे थे कमर आगा साहब जी कि किस प्रकार से मुजीबुर रहमान को मारा गया, पूरे परिवार को मारा गया और सिर्फ शेख हसीना बची को बाहर थी देश के। और ऐसे माहौल मतलब तब से लेकर के उसके बाद जिस प्रकार से डिक्टेटर्स आते रहे बांग्लादेश में, चाहे वो इरशाद हो या जैसे भी हो, वो सारे के सारे की सोच एक ही थी। और धीरे धीरे करके, क्योंकि वो पाकिस्तान की फौज में ही ट्रेनिंग पाए हुए थे, तो उनकी सोच तकरीबन वैसी ही थी, बदली नहीं थी। और सत्ता के वो लोभी थे, इसलिए वो सत्ता में रहे। तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है वो लगातार रहा। पर बीच में 15-20 साल तक मैं कहूंगा कि जो शेख हसीना आई, उन्होंने बांग्लादेश को एक ऐसी मार्ग पर ले गए कि वहां पे वाकई प्रगति जबरदस्त हुई। उधर एम्पावरमेंट हुआ, उनका GDP बढ़ा, उनका पर कैपिटा इनकम बढ़ा और बांग्लादेश एक बास्केट केस से उठ करके एक डेवलपिंग स्टेट पे आ गया और सबको बांग्लादेश को देखने लगे और पूरे विश्व भर में बांग्लादेश का नाम होने लगा। ऐसे हालात में अब जब बांग्लादेश के अंदर खासकर जब बाकी तत्व, अपने पड़ोसी तत्व जिसमें शामिल पाकिस्तान, जिसमें शामिल चीन और फिर धीरे धीरे करके USA का भी इन्फ्लुएंस उसमें देखने को मिला, जहां सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर के बातचीत चल रही थी, किस प्रकार से शेख हसीना के ऊपर प्रेशर आ रहा था। तो वहां से शेख हसीना जब भारत में आई, उसके बाद से लगातार एक मैं कहूंगा कि यूनुस जो है वो एक मुखौटा के तौर पर है। ये कहना कि यूनुस एक 85 साल का बुजुर्ग इस तरह की हरकतें करता हो मुश्किल लगता है, यानी कि एक मुखौटा है। और मुखौटा किसका है? वहां पे बांग्लादेश में हम देखते हैं ISI का इन्फ्लुएंस है और IS का इन्फ्लुएंस है, अल-कायदा का इन्फ्लुएंस है। तो ये सारा जो इन्फ्लुएंस देख रहे हैं। और ये जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, जैसे हम लोग बार बार कह रहे इनकलाब मंच जिसके लिए अपने उस्मान शरीफ उस्मान हाडी जो है वो उसके नेतृत्व कर रहे थे। और जब उनको गोली लगी और 3 मोटरसाइकिल धारकों ने जो, वो भी दिन दहाड़े 2:30 बजे दिन में गोली लगी है, तो ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनके बीच में ही टकराव है, बांग्लादेश के अंदर ही टकराव है। क्योंकि ये सोचता है कि बांग्लादेश के अंदर सिर्फ किसी एक खास समुदाय के बरखलाफ नहीं, ये पूरा बांग्लादेश के अंदर जितने लोग, हाँ मैं जरूर कहूंगा ये एक हिंदू मारा गया है, हिंदू को जलाया गया है, वो एक हिंदू है, पर कई हजारों मुसलमान मारे जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, हजारों हिंदू, हजारों ऐसे प्रतिष्ठान। बिल्कुल संजय सर, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन मैं वो कुछ संगठन देख लेते हैं। वो देखना बहुत जरूरी है कि वो संगठन की मंशा क्या है, उनकी विचारधारा क्या है। हर संगठन का अपना एक आधार, एक अपना एक लक्ष्य होता है। वो संगठनों को देखना और समझना, और यही सारे संगठन मोहम्मद यूनुस सरकार के पीछे हैं। 2024 से लेकर अब तक जितने भी, चाहे स्टूडेंट मूवमेंट की बात करें, छात्र के आंदोलनों की बात करें या दूसरे आंदोलनों की बात करें, हिंसा की बात करें, समय समय पर इन संगठनों का हाथ रहा है। लेकिन देखते हैं
कि एक संगठन की बात करते हैं, वहां पर है हिफाजत इस्लाम। अब इसका आधार क्या? आप देखिए, यह चाहता है कि भैया बांग्लादेश का प्रमुख देवबंदी संगठन है, कट्टर इस्लामी कानूनों की वकालत करता है। ये चाहते हैं, ये संगठन चाहता है कि बांग्लादेश में जो भी कानून लागू हो वो इस्लामी कानूनों की वकालत करे, उनसे प्रभावित हो। महिला अधिकारों और बोलने पर कठोर रुख रखता है। उनको लगता है कि महिला जो हैं, जो महिलाएं हैं, वो परिवार तक ही सीमित रहें, परिवार से बाहर न वो रोजगार करें, न व्यापार करें, न नौकरी पे जाए। यानी कि महिलाओं के हक और अधिकार पर पूरी तरीके से पाबंदी, ये इनका आधार है। ये बड़ी बड़ी तकरीरों में बोलते हैं। पहला हिफाजत इस्लाम। दूसरा देखते हैं कि ऐसे जो संगठन हैं, और ये सब संगठन मोहम्मद यूनुस सरकार के पीछे खड़े हैं, और इस समय तो कहा जा सकता है कि संरक्षित भी पूरी तरीके से। दूसरा है अंसारुल्लाह बांग्ला टीम। अब इनका आधार देखिए, कट्टरपंथी आतंकी संगठन है। ये आतंकी संगठन की लिस्ट में शामिल है। ब्लॉगरों, जो ब्लॉगर हैं, सेकुलरों और लेखकों के कई ब्लॉगर्स जो हैं, कई लेखक जो हैं, कई जो सेकुलर लोग रहे हैं, उनकी हत्या के आरोप है इस संगठन पे कई। मकसद है कि बांग्लादेश में शरीयत कानून लाना। आतंकी संगठन अलकायदा से प्रेरित हैं। जैसे कि अभी संजय सर कह रहे थे ना कि अलकायदा हो, आईएस हो, आईएसएस हो, आईआईएस हो, ये सब कहा जा सकता है इनका असर है, इनका प्रभाव है इन संगठनों पर। और ये सब संगठन इस समय हिंसा कहा जा सकता है कि हिंसा को बढ़ाते हैं। तीसरा देखिए, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश। बांग्लादेश में धमाकों और आतंकी गतिविधियों का लंबा इतिहास है, पुराना इतिहास रहा है कि जब शेख हसीना की सरकार है, तब भी यह संगठन समय समय पर ऐसे आतंकी घटनाओं को अंजाम देता रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को गैर इस्लामिक मानता है। डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को, संविधान को वो गैर इस्लामिक मानता है। तीसरा है इस्लामिक कानून की वकालत करता है। उनको लगता है कि नहीं, बांग्लादेश में पूरी तरीके से इस्लामी कानून होना चाहिए, लोकतंत्र नहीं रहना चाहिए, शरीयत कानून होना चाहिए, और उसी के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण है, ये जमात इस्लामी, बहुत बड़ा संगठन, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संगठन बांग्लादेश का इस समय। कट्टरपंथी विचारधारा और शरीयत कानून लाना, महिलाओं को घर और परिवार तक सीमित करना। रुद्र जी, ये कुछ संगठन हम दिखा पा रहे हैं, ऐसे और हो सकते हैं छोटे बड़े संगठनों की। जमात इस्लामी अपने आप में, ये देखिए आगे एक साथ, हिफाजत इस्लाम, अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, जमात इस्लामी, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश। मैं कुछ 4-5 संगठन दिखा पा रहा हूँ। संतोष जी, चारों संगठन धार्मिक पहचान लिए हुए। हाँ, धार्मिक पहचान लिए हुए। तो लोकतंत्र पर किस तरीके से हमला करना है एक धार्मिक पहचान के द्वारा, जिसे आप जिहाद भी कह सकते हैं, जिसे आप धार्मिक रंग में रंगना कह सकते हैं, और आईएसआई का पीछे बैकअप है, इनको सभी को फंडिंग का बैकअप है। देखिए संतोष जी, एक आपको जरूरी बात बताता हूँ कि किसी भी संस्कृति या राष्ट्र की उन्नति देखना हो तो आप देख लीजिएगा वो अपने सॉफ्ट पावर को वैश्विक स्तर पर कैसे लेके जाते हैं। और किसी भी संस्कृति और राष्ट्र का पतन देखना हो तो आप देख लीजिएगा अपने सॉफ्ट पावर के साथ वो क्या कर रहे हैं। बांग्लादेश में खंडित होती हुई मूर्तियों को देख लीजिए, जो वहीं के फादर ऑफ द नेशन की है। वहाँ पर आप ध्वंस होते हुए मंदिरों को देख लीजिए, वहाँ पर प्रथम ओलो और डेली स्टार पे हुए हमले को देख लीजिए, और वहाँ पर ये मुझे बताइए कि हादी की मौत से धनमंडी में जो छाया नट का ऑफिस है उससे क्या दुश्मनी थी? आप छाया नट में रखे हुए हजारों साल पुराने वाद्य यंत्रों को जला दिया गया, दुर्लभ किताबों को जला दिया गया। एक पॉलिटिकल मर्डर को आप अपने देश की सॉफ्ट पावर को जलाने में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ये विश्वास मानिए आप पतन के रास्ते पे आगे बढ़ चुके हैं। बांग्लादेश जिस तरह पिछले 1 दशक और अभी शेख हसीना के जाने के बाद बदला है, मुझे लगता है ये अपने आप में एक रिसर्च का विषय हो चुका है। देखिए, पुलिस का कॉन्फिडेंस चला गया। शेख हसीना के जाने के 3 महीने बाद तक कई थाने खाली थे, पुलिस आती ही नहीं है, उसका कॉन्फिडेंस भी हिल गया। उसे ये मालूम नहीं अगली सरकार किसकी होगी, उसके ऊपर क्या मुकदमे लाद दिए जाएंगे, जनता कैसे बर्ताव करेगी। तो सेना के पीछे रखकर ये छुपने की कोशिशें हुई हैं। एक वहाँ का वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट है संतोष जी, उस वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट में जो सबसे बड़ा काम किया गया वो हिंदुओं की संपत्ति छीनने का किया गया। आप पलायन देख लें वहाँ से हिंदुओं का, 1947 22% की हिंदू आबादी, और इतने वक्त की 7.95 की आबादी। ये आबादी कहाँ है? या तो आपने मारा है या पलायन हुआ है। तो आप एक राष्ट्र के तौर पर असफल हैं। आप अपने अल्पसंख्यकों को, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको राजनीतिक भागीदारी देंगे, आप तो उन्हें नौकरी भी नहीं करने दे रहे हैं। स्कूलों में घुस के हिंदू लोग मारे जा रहे हैं, उनके पूजा स्थलों को जला दिया जा रहा है। ऐसी तस्वीरें रुद्र जी देखी कि जो हिंदू सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी जबरन इस्तीफा लिया गया, जबरन इस्तीफा लिया गया और उसकी वीडियोग्राफी कराई गई। संतोष जी, जो कल का विजुअल है आप देखें, फांसी पे चढ़ाया गया और लोगों के सामने आग लगा दी गई।
संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या आंखों में पट्टी बांध रखी है मानवाधिकार? हालांकि एमनेस्टी इंटरनेशनल लगातार बांग्लादेश में मानवाधिकार पर बोल रहा है, लेकिन वो जो नतीजा क्या है, परिणाम क्या है? जी, वो कोट अनकोट वो तथाकथित जो लोग नोबल चाहते हैं उनको दिखाई नहीं पड़ता एक जलती हुई हिंदू की लाश, और ये बर्बर भीड़ कर रही है। और हम कैसे मान लें कि बांग्लादेश में लोकतंत्र है? देखिए, भारत ने एक कड़ी प्रतिक्रिया जताई है, उन्होंने विदेश उच्चायुक्त को तलब भी किया, उन्होंने ये भी कहा कि जो वहाँ से खबरें आ रही हैं हमले की वो भी बेहतर नहीं है, और इस चीज़ को भी उन्होंने बड़े तौर पर एड्रेस किया। लेकिन मेरा फिर से यही मानना है कि चूंकि पड़ोसी देश है तो बहुत सी प्रतिक्रियाएं वैसे नहीं दे सकते जैसे कि देना चाहिए। गंभीर मुल्क की एक कवायद होती है कि आपको पहले सदी प्रतिक्रिया देनी होती है और पर्दे के पीछे बहुत से काम करने होते हैं। मुझे लगता है भारत सरकार अभी उसी पे काम कर रही है, और पहली नजर में देखें तो बांग्लादेश की स्थिति बेहद चिंताजनक है। बेहद चिंताजनक। संजय जी, ये बर्बरता कि एक हिंदू युवक को बाहर निकाला जाता है, पीटा जाता है, नग्न करके टांग दिया जाता है और उसमें आग लगा दी जाती है, ये जो बर्बरता है, ये जो कट्टरता है, हमें लगता है ये तो मतलब बांग्लादेश कि इस समय क्या स्थिति है ये कह पाना, बता पाना, समझ पाना भी बड़ा मुश्किल से हो रहा है कि वो जा किधर रहा है। संतोष जी, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना, बांग्लादेश इस सोच वाला देश था ही नहीं। अगर ये देश इस सोच पे आ गया है तो इसके पीछे शायद हम भी कहीं सो रहे थे कि हम लोगों को नहीं पता चल रहा था कि हमारे पड़ोसी, जिसके साथ आपने बिल्कुल ठीक कहा, 4096 किलोमीटर लंबी बॉर्डर, सिर्फ 200 किलोमीटर तो बॉर्डर उसकी म्यांमार के साथ है, बाकी यानी कि हमारे आंख और कान सब उधर थे। उसके बावजूद इस तरह का आईएसआई और आईएसआईएस और अलकायदा का इन्फ्लुएंस होते रहना और इस तरह की कट्टरपंथा का वहां पे पलटना, एक वाकई जैसे कह बिल्कुल ठीक है, एक रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि कितनी भी हो इस तरह की जो सोच है, ये सोच से बांग्लादेश बना ही नहीं। बांग्लादेश पंजाबियों से अलग क्यों हुआ? वो सिर्फ उर्दू भाषा से नफरत और बंगालियों की इज्जत और बंगालियों को जिस बुरी नजर से और नीची नजर से देखा जाता था, उसके लिए वो अलग हुआ अपने अस्तित्व के लिए। और वही अस्तित्व पाने के बाद वही बांग्लादेश के एक बहुत बड़े जो तबका है वो पाकिस्तान के साथ जाकर के मिलता है, और पाकिस्तान में जो उनका मुल्ला जो मुनीर बैठा हुआ है वो बार बार ये कह रहा है कि मैं ईस्टर्न फ्रंट एक्टिवेट करूंगा। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि मानसिकता में किस प्रकार के लोग थे। और इसमें कोई शक नहीं कि जमात जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये 1947 से लेकर के 1971 में भी जब बांग्लादेश बना, ये बांग्लादेश से बाहर नहीं रहे, और हर इलेक्शन में 5% से ज्यादा कभी नहीं ज्यादा वोट नहीं मिले। लेकिन जिस प्रकार से चुपचाप बैठे हुए देख रहे हैं, कोई दखल अंदाजी नहीं दे रहे, कोई दिशा नहीं दे रहे, सिर्फ बैठे हुए हैं, ये दर्शाता है कि उनके नीचे वो कहीं ना कहीं उनका उसके साथ मेल मिलाप है, और उनकी जो सोच है वो भी उनके साथ मिलती जुलती है। इसलिए नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है? अवामी लीग का आज की तारीख में भी कम से कम 30-35% उनका दबदबा है। ये नहीं कह सकते कि ये अपना जो इनकलाब मंच है या अचानक आकर के उस वैक्यूम को फिल नहीं हो सकता। और वहां पर अभी भी आप देखें, एक तरीके से सोच है, हिंदू हो या अवामी लीग हो या फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, ये सब बराबर है। अब कौन लपेटे में आ गया उस भीड़ भड़ाके में, कुछ पता नहीं चल रहा है किसी को क्या हो रहा है। तो ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता मुझे लगता है जरूर आईएसआई, क्योंकि जिस प्रकार से आईएसआई का चीफ वहां पर गया लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ मलिक, और उसके बाद ये हरकत शुरू हुई, और उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के तौर पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर के नॉर्थ ईस्ट में कुछ कर पाएंगे, ये सोच करके तो कोई शक नहीं, चिंता का विषय है। हम लोग वेट एंड वॉच में है, और जिस प्रकार से इंडियन काउंसलेट के ऊपर हमला हो रहा है, पत्थर वहां पे रखे हुए हैं, उन पत्थरों के से उनके ऊपर मारामारी हो रही है, तो ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक ऐसी जबरदस्त कट्टर मानसिकता उत्पन्न करने की कोशिश पाकिस्तान के द्वारा हो रही है। कट्टर मानसिकता उत्पन्न करने की कोशिश कहीं ना कहीं पीछे न कहीं का पाकिस्तान का हाथ, जो भारत के पड़ोस तक पहुंच चुकी है। मैं कमर आगा सलाब के पास आऊंगा, उससे पहले मोहम्मद यूनुस ने क्या कुछ कहा इस जो हिंदू युवक को मारा गया है, उसको जलाया गया है, उसकी हत्या को लेकर। हालांकि जो बाइट है वो बांग्ला में है, लेकिन जो लबो लुआब है वो सिर्फ यही है कि बस कहा जा सकता है कि एक औपचारिकता है। सुनते हैं। কিছুক্ষণ আগে সিঙ্গাপুরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী
বিবিয়ান বালাকৃষ্ণন আমাকে টেলিফোনে এই হৃদয় বিদারক সংবাদটি জানিয়েছেন। ফেসিবাদ ও আধিপত্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের এই অমর সৈনিককে মহান রাব্বুল আলামিন শহীদ হিসেবে কবুল করুন, এই দোয়া করি। আমরা সবাই মিলে এই দোয়া করি। শরীফ ওসমান হাদির এই অকাল মৃত্যুতে আমি গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছি। তার প্রয়াণ দেশের রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক পরিসরে এক অপূরণীয় ক্ষতি। আমি তার রুহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং শোক সন্তপ্ত স্ত্রী, পরিবারের সদস্যবৃন্দ, স্বজন ও সহকর্মীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। ये जो मोहम्मद यूनिस की प्रतिक्रिया थी, औपचारिकता थी, जो उस्मान हादी है, जो छात्र नेता है जिसको गोली मारी, उसको लेकर था, जिसको लेकर पूरे बांग्लादेश में हिंसा हुई, जिसके कहा जा सकता है कि हिंसा में वो जो हिंदू युवक है उस पर झूठे आरोप लगाकर उसको जलाया गया, मारा गया। और ये बांग्लादेश है। कमर आगा जी, जब हम बांग्लादेश की स्थिति की बात करते हैं, भारत का पड़ोसी देश है, तो क्या इसमें इसके पीछे छिपी हुई जो ताकतें हैं, वो चाहे पाकिस्तान की नाम ले या कुछ दूसरे मुल्कों का नाम ले, उनका भी कहा जा सकता हाथ हो सकता है इस सब सारी चीजों में? देखिए, वहां पे कई ताकतें एक साथ काम कर रही हैं। एक तो सबसे बड़ी ताकत जो है पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के पीछे चाइना है। उनका बहुत पुराना प्रोग्राम था, बहुत समय से कह रहे थे भारत को चारों तरफ से घेरने का, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो बात करते थे। उन्हीं ने बांग्लादेश में उन्हें कामयाबी नहीं मिली है, उन्हीं ने नेपाल में भी कोशिश कर रहे हैं, फिर उसके बाद श्रीलंका में भी, पाकिस्तान में भी, अब अफगानिस्तान में भी कोशिश जारी है, जो जहाँ फेल हो गए। फिर उसके अलावा ये हमने देखा म्यांमार और तमाम मिलिट्री बेसेस बनाने की बातें पाकिस्तान से लेके म्यांमार, और फिर वहाँ पे भी तो ये एक चाइना का है जो पाकिस्तान के थ्रू काम करता है। पाकिस्तान में भी ISI जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव इन चीज़ों में रहती है। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि अमेरिका के बांग्लादेश पे काफ़ी प्रेशर है कि वो जो है अमेरिका के साथ जुड़ने। अमेरिका वहाँ पे बेस भी चाहता है बनाना अपना, और वहाँ पे इस समय अमेरिकन सोल्जर्स भी काफ़ी मौजूद होते चले जा रहे हैं। एक वो भी ताकत है जिसका फ़ायदा बांग्लादेशी उठा रहे हैं। बांग्लादेश को लगता है कि क्योंकि अमेरिकन सपोर्ट है हमें इस समय, वो शेख हसीना के बहुत ख़िलाफ़ थी। शेख हसीना जो अमेरिकन इंटरेस्ट थे उनको सर्व करने पे नहीं राज़ी थी, तो उनको लगता है कि अमेरिका इस मसले पे बोलेगा नहीं। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ भी बोलेंगी ठीक है अमेरिका, लेकिन कोई सैंक्शंस या कोई इस किस्म की रिजीम चेंज की बात नहीं करेगा। तो ये भी फ़ायदा उनके पक्ष में नज़र आता है। और फिर उसके बाद ये है कि पाकिस्तान तो बहुत समय से लगा हुआ था, ईस्टर्न फ्रंट खोलने की बात कर रहा था, कुलकर्णी साहब ने अभी काफ़ी विस्तार से बताया, और उसको एक मौका मिल गया वहाँ पे करने का। दूसरी बात ये भी है कि पाकिस्तान का हमने देखा है कि जब इंटरनल हालात बहुत ख़राब होते हैं तो वो कभी इंडिया में, कभी कहीं खासतौर से अटेंशन भी डाइवर्ट करता है, अपनी फ़ौज को दिखाता है कि हम बहुत शक्तिशाली हैं। बांग्लादेश में भी हमारा काफ़ी इन्फ्लुएंस पाकिस्तान का हमारी वजह से हो गया। इंडिया में हम लगातार जो हरकतें कर रहे हैं हम सब जानते हैं। तो इस तरह की वो बातें करता रहता है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की जो सेना है वो बिल्कुल एक मर्सिनरी फोर्स की तरह है, मेरा मानना। जहाँ से उनको पैसा मिलता है उसके इंटरेस्ट को सर्व करते हैं वो पाकिस्तान। हाँ, वो उनको पैसे की ज़रूरत होती है, उनको वीपन की ज़रूरत होती है, वो दोनों मुहैया हो जाता है। जब अमेरिका को अपना इंटरेस्ट सर्व कराना होता है तो उनको वीपन भी दे देता है, पैसे भी दे देता है, इन्वेस्टमेंट की भी बात हो जाती है थोड़ी बहुत, और अरबों से भी, दूसरे अरब देशों से भी पैसे दिलवा देता है। चाइना लगातार पिछले काफ़ी समय से इनका इस्तेमाल कर रहा है भारत के विरुद्ध, और इनको वो वहाँ से भी फंडिंग और वो सब मिल रही है। स्टेट फेल हो चुकी है। इसी तरह थोड़ा थोड़ा जो कुछ पैसा मिलता है उससे 3-3 महीने की इनको लीज मिलती जाती है। और बहुत सी ताकतें ऐसी हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बनवाया, पाकिस्तान के बनवाने में मदद की। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान वहाँ बना रहे। वो भी एक बड़ी ताकतें हैं, हम सब उनके बारे में बिल्कुल सही आपने कहा कि अच्छी कई तरह बड़ी ताकतें हैं जो पीछे से इस पूरे हिंसा को, इस पूरी पटकथा को जो है लिख रही हैं।
क्योंकि भारत इस समय उभरती हुई ताकत है, उभरती हुई शक्ति है। दुनिया के कई देशों को शायद ये बात अच्छी न लग रही। मैं कुछ रिएक्शन, कुछ प्रतिक्रिया सुन लेता हूँ, उसके बाद कुछ घटनाएं भी दिखाता हूँ कि पिछले कुछ महीनों के आंकड़े हैं कि कितने हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर, मंदिरों पर वो निशाना बनाएगा। सबसे पहले कुछ आंकड़े देख लेते हैं कि कितने अल्पसंख्यक समुदाय के जो मंदिर हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के ऊपर, महिलाओं के साथ कितना जो अत्याचार हुआ है। सिर्फ ये 5 अगस्त 2024 31 दिसंबर 2024 के बीच के आंकड़े हम आपको दिखा पा रहे हैं। सुनो 32 केस हत्या के, हमें लगता है 3 महीने हो गए रुद्र जी। जी तीन महीने के दिसंबर 2024 के, जब उस समय 5 अगस्त 2024 की वही तारीख है जब तख्ता पलट हुआ था। 13 रेप केस और पूजा स्थलों पर हमले की 133 घटनाएं, और आज की तारीख में इनकी संख्या कई गुना बढ़ गई है। जब हम अल्पसंख्यक समुदाय की बात करते हैं, उस पर हमलों की बात करते हैं, पूजा स्थलों पर हमलों की बात करते हैं। एक प्रतिक्रिया सुन लेते हैं, उसके बाद मैं रुचि जी आपके पास आऊँगा कि इस समय बांग्लादेश की स्थिति क्या है। बांग्लादेश कहा जा सकता है किस ओर? बांग्लादेश में लगातार बवाल हो रहा है। शरीयत कानून, महिलाओं की आज़ादी की खिलाफ बात की जा रही है, उनको घर में बंद करने की बात की जा रही है। भारत के जो उच्चायोग हैं, आयुक्त हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा वो एक बार सुनते हैं। We do know that the actually regime change operation was supported by external powers, by the Western powers, but it was done through Pakistan. It was done through Pakistan, and Pakistan's biggest conduit in Bangladesh is the Jamaat-e-Islami. So the Jamaat-e-Islami is acting at the behest of Pakistan. So this is their plan. Pakistan's first effort in Bangladesh is to now try and embed themselves with the Bangladesh army. They want to take control of the Bangladesh army, and they have sent their officers, they're putting their officers in every division. It's a very dangerous and provocative situation, and a great concern to India. बीना सिकरी हैं जो पूर्व उच्चायुक्त रह चुकी है बांग्लादेश में। संजय जी, छोटा सा रिएक्शन आपसे लेता हूँ, उसके बाद रुचि आपके पास आता हूँ। बांग्लादेश जो पाकिस्तान है वो बांग्लादेश की सेना में हर जगह अपने लोगों को डिप्यूट करने की साजिश रचा, ये कहना है। ये एक बड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल, बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि आप देखिए बांग्लादेश बनने के बाद भी, चाहे वो जनरल इरशाद रहे या जनरल जिया रहे, वो लगातार उनकी जो सोच और जो मानसिकता है वही है जो ट्रेनिंग है। उसके बाद भी पाकिस्तान के में इनके जो अफसर जाते थे बांग्लादेश के ट्रेनिंग के लिए, प्लस यूएन मिशन में लगातार जाते रहे, और जिस प्रकार से पाकिस्तान ने धीरे धीरे करके इनको ब्रेन वॉश किया, अपने आईएसआई को उधर बिठाया, जमात के द्वारा इनको पूरा ब्रेन वॉश किया, आईएसआई के इन्फ्लुएंस करवाया, अल कायदा के द्वारा किया। मतलब ये जो एक मानसिकता, कट्टरपंथी रेडिकलाइजेशन जो है धीरे, और हेट इंडिया, पाकिस्तान का जो मुद्दा है वो है हेट इंडिया, ब्रेक इंडिया। मतलब हेट इंडिया और ब्रेक इंडिया में ये सारे जो कार्रवाई हो रही है, इनमें फायदा कहां से होता है? चीन को लगता है कि भारत प्रगति ना करे, अमेरिका को लगता है कि भारत अमेरिका के ही साथ मिला रहे और अमेरिका जो कहता है उन्हीं की बात माने। तो ये सब में भारत के ऊपर जबरदस्त प्रेशर है। भारत अब विश्व की एक बहुत लार्जेस्ट इकोनॉमी है, भारत का अपना अस्तित्व है, अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी है। हम नॉन अलाइन नहीं है, हम अलाइन विद पीस, मतलब पूरे विश्व भर में हम शांति के पक्ष में है, और ये सब कोई देखा नहीं जाता है इन लोगों को। और ये जो देश है जो बिल्कुल डिफंक्ट और किसी ना किसी प्रकार से फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान हुआ फेल्ड स्टेट है, ये एक आतंकी संगठन बैठा हुआ है पूरे विश्व भर में। अगर आतंक का कोई सौदागर है तो वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान से तो ऐसे इसमें पाकिस्तान को लगता है कहीं ना कहीं अमेरिका उसको कुछ देता है, चीन उसके साथ मिल जाता है, तो उसको लगता है कि उसका जो एक अस्तित्व है और उसका जो प्रेस्टीज है वो पूरे इंटरनेशनल एरिया में बढ़ गया। और आसिम मुनीर को 2 बार खाने पे क्या बुलाया, तो उसको लगने लगा कि अब तो हम पूरे मुल्क के राजा बन गए, अब तो हम बांग्लादेश में जाकर के भारत के अंदर घुसेंगे, देखेंगे। तो ये जो सोच है, उनको लगता नहीं है कि भारत वो भारत नहीं है। भारत ऐसा मुल्क है जो जानता है, अपने आप को बचाना भी जानता है, और दूसरा अगर इस मधुमक्खी के छत्ते में उंगली दी तो वो बनबना करके आपको बर्बाद भी करने की पूरी। बिल्कुल आपने सही कहा संजय सर कि भारत ये बदला हुआ भारत है, ये आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला भारत है। अगर आप छेड़ेंगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। जो जी क्या लगता है कि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान को एक नया लैंड मिल गई है, जगह मिल गई है आतंकवाद को पल्लवित करने के लिए, पोषित करने के लिए,
आतंकवाद को फंडिंग देने के लिए, वो बांग्लादेश के रूप में, बांग्लादेश की जमीन के रूप में। हाँ, निश्चित तौर पर पहली नज़र में तो ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है, और वो धार्मिक पहचान होने की वजह से पाकिस्तान का काम करना ज़्यादा आसान हो गया है। क्योंकि वो मुस्लिम ब्रदरहुड की जब भावना आ जाती है और धर्म पहले राष्ट्रवाद की होती है, वहाँ पर पाकिस्तान को बहुत आसानी हो जाती है। पाकिस्तान को आसानी इस बात की भी है कि यूनुस अपने आप में, मोहम्मद यूनुस अपने आप में बहुत कमज़ोर है, बहुत ही मतलब अंतरिम सरकार के सबसे कमज़ोर प्रमुख। आपने 120 दिनों में वो जो घटनाएं दिखाई, वो 133 घटनाएं हैं। 120 दिन का आपने आंकड़ा दिया, 5 अगस्त से लेकर 20 दिसंबर तक का 133 पूजा स्थल तोड़े गए, 13 रेप हुए। आप ये सोचिए 120 दिन की ये, और फिर मोहम्मद यूनुस आते हैं प्रेस के सामने, कहते हैं हमें रिपोर्ट से जानकारी मिली कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। आप कैसे प्रमुख हैं? अभी भी मैंने देख रहा था मोहम्मद यूनुस का बयान कि सिंगापुर के विदेश मंत्री ने हमें बताया क्यों खत्म हो गए। क्या आपका कोई अधिकारी नहीं था? क्या आपके पास हादी को देखने लायक वहाँ पर कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं था जो आपको रिपोर्ट करता? सिंगापुर के विदेश मंत्री ही आपको ये बताने के लिए नियुक्त किए गए थे क्या? मोहम्मद यूनुस ने जिस तरीके से चाइना के सामने जाके भारत के बारे में माहौल तैयार किया, मोहम्मद यूनुस ने जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा, एक फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश की। अभी आप बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने विजय दिवस मनाया 16 दिसंबर को, उसमें ढाका की एक बड़ी फेमस रोड है, उसका नाम उन्होंने फेलानी इंक्लेव रखने की कोशिश की। वो फेलानी खातून एक होती थी, और वो जब वो फेलानी इंक्लेव रखने की नाम रखने की बात की गई तो ये बताया गया ये भारत के अत्याचारों की याद दिलाएगा। और फिर आप चाहते हैं कि भारत के साथ आपके संबंध भी ठीक हों। आप ही के यहाँ की एक पार्टी के नेता हैं, एनसीपी के नेता हैं हजरत अब्दुल्ला साहब, वो कहते हैं कि हम सेवन सिस्टर्स को देख लेंगे, और फिर आप चाहते हैं कि आपकी भारत के साथ संबंध सही। मैं ये कह रहा हूं कि भारत बेहद गंभीरता से आगे बढ़ रहा है। अगर आपको किसी जिम्मेदार लोकतंत्र राष्ट्र को देखना है तो इतने वक्त भारत को देख लीजिए। अगल बगल की स्थितियां देख लिए, नेपाल से लेकर बांग्लादेश तक, और पाकिस्तान तो लगातार भारत में क्या करता है दिखाई पड़ता है। तो ये जो स्थितियां हैं, उसके बावजूद भारत बेहद जिम्मेदारी भरे लोकतंत्र के तौर पर बर्ताव कर रहा है। वो उन्हीं चीजों को बोलना चाहता है, वो उन्हीं चीजों को करना चाहता है जो कम से कम सही होता हुआ दिखाई पड़े। यूनुस जिस तरीके से चाइना के हाथ में खेल रहे हैं, उन्हें पता नहीं कि चाइना निवेश नहीं करता, चाइना लोन देता है, और फिर जब उसने लोन दे दिया तो वो एनी हाउ निकालना जानता है। किस तरह से निकालेगा, चाहे आपका देश बेच के उसको ले जाना पड़े, वो आपको निकालेगा। बांग्लादेश जिस रास्ते पे आगे बढ़ रहा, देखिए मोहम्मद यूनुस ने अपना जितना जीवन जीना था जी लिया। ये जो जंजी को आगे करके एक रचा गया कि जंजी ने लोकतंत्र को जिंदा रखने की कोशिशें की हैं, वो कल छाया नट के बाद पूरा टूट सा गया है। देश में कोई स्थितियां बरकरार नहीं है, कहां कब आग लग जाए, कब कौन सा लोकतंत्र का खंभा गिर जाए, कौन सी मूर्ति खंडित हो जाए, आपको पता नहीं है। मोहम्मद यूनुस कल रहे कि ना रहे, फरवरी में चुनाव में वो लड़ पाए कि ना लड़ पाए, जो लड़ रहा है वो जिंदा रह पा रहा है कि नहीं पा रहा, ऐसी स्थितियां बेहद खतरनाक है। मुझे लगता है देश, विश्व की बड़ी आर्थिक शक्तियों को, महाशक्तियों को अब कम से कम बांग्लादेश की तरफ रुख करना चाहिए। एक ट्रंप का मुझे बयान याद आता है जब उन्होंने प्रेस के सामने कहा था कि बांग्लादेश को हमारे मित्र मोदी देख लेंगे। उसके बाद वो उस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कहां आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है अब इस पर वैश्विक जगत में बात हो जानी चाहिए। बिल्कुल, 13 फरवरी को हमें लगता है बांग्लादेश में चुनाव है। चुनाव के बाद पता चलेगा क्या कुछ है। लेकिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर हैं, उन्होंने इस बांग्लादेश की इस पूरी घटना को लेकर, और लगातार जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंसा हो रही है, आंदोलन हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, भारत के खिलाफ कहा जा सकता है नारेबाजी हो रही है, उसको लेकर क्या कुछ कहा, वो एक बार सुन लेते हैं। I'm very disappointed by this news coming from Bangladesh. As you know, the Foreign Affairs Committee of Parliament just issued a report in which we urge the government to engage constructively with the government of Bangladesh and try to move relations to a stable level. This is a relationship we have a great stake in. After all, we were instrumental in the freedom of Bangladesh in 1971, and after all these years, we cannot suddenly abandon the people of Bangladesh. Those elements that have always taken advantage of a minority anti-India sentiment in the country are trying to unleash those forces to promote their own interests. So from that perspective, I think it was appropriate that the government, the Ministry of External Affairs, called in the Bangladesh High Commissioner, and has certainly made clear to him from what we could see that those activities that we are seeing on the ground, which are against our consulates, which could put both the lives of our diplomats and our property in some risk, and those of minority communities in Bangladesh have to be respected, and that these should not be tolerated in the interests of friendly relations between states. कमर अगर हमें लगता है कि किसी भी देश में जब खुलेआम शरीयत कानून लागू करने की बात होने लगे, कट्टरता को प्रमुखता दी जाने लगे,
तो हमें लगता है कि लोकतंत्र, संविधान, कानून और उस देश के लिए भी, उस देश के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए भी एक बड़ी चिंता है, बड़ी चुनौती है। जी आपने बिल्कुल सही कहा, ये समस्या बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। तमाम मुसलमान देशों के लिए, बांग्लादेश तक सीमित नहीं है, पाकिस्तान में भी है, और हम देख रहे हैं कि इंडोनेशिया, मलेशिया में भी जिस तरह की ताकतें उलट रही हैं। अरबों में तो बहुत काफ़ी समय से इसको अरब मनी काफ़ी इसके लिए इस्तेमाल की गई इन शक्तियों को बढ़ाने के लिए। तो ये एक इसके चलते हुए हम देख रहे हैं कई मुस्लिम देश जो थे वो डिस्टेबलाइज हो गए, ख़त्म हो गए, एक के बाद एक आपस में सिविल वॉर की तरफ पहुंच गए, अराजकता फैल गई। कुछ उसी तरह की सिचुएशन हमें बांग्लादेश में भी नजर आती है अगर ये ताकतें रह गई। इसलिए कि ये जितनी भी इस तरह की फोर्सेस हैं, ये किसी भी देश में मेजॉरिटी में नहीं है, ये माइनॉरिटी में है। इनको हमेशा हर जगह सेना का सपोर्ट मिलता रहा। कट्टरपंथी ताकतें कभी इलेक्शन में ज्यादा जीत नहीं पाई अकेले, ये किसी न किसी के साथ मिल के सत्ता पे करती थी और आर्मी के थ्रू पीछे से रूल करती थी। दूसरी बात ये कि मुझे नहीं लगता कि अब फरवरी में इलेक्शन हो पाएगा। अच्छा, ये जान के ये जिस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, सेना नहीं चाहती कि अभी कोई इलेक्शन हो अभी, क्योंकि अभी भी सेकुलर फोर्सेस, शेख हसीना के सपोर्टर, अवामी लीग जो है वो काफी स्ट्रांग है। तो उससे पहले जिस तरह का ये हो रहा है, अगर सेना चाहे तो 2 मिनट में ये सब रुक सकता है, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। लोग की भी सपोर्ट है और वहाँ के जो लिबरल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, सूफी जो संस्थान है, वो बार बार अपील भी कर रहे हैं कि ये बंद होना चाहिए। लेकिन यह है कि सेना चाहती ही नहीं कि ये बंद हो, और ये मुझे लगता है कि ये इलेक्शन को रोकने की प्रक्रिया शुरू हुई है। अभी एक मर्डर हुआ है, कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे सामान्य सिचुएशन की जाएगी, फिर इससे बड़ी कोई एक सिचुएशन क्रिएट कर दी जाएगी, किसी और बड़े लीडर की हत्या या किसी और बड़े उसका, और उसके बाद फिर अटैक माइनॉरिटीज के ऊपर, मंदिरों के ऊपर। मतलब ये लग रहा है जो पैटर्न दिखाई, अब ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पैटर्न जो है वो इस बात को आ रहा है कि सेना इलेक्शन नहीं चाहती है। उसने पहले डेट अनाउंस करवा दी ताकि मामला रहे, कह सके, और फिर उसके बाद तो ये होगा कि भाई सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है, इलेक्शन 2 महीने के लिए आगे या 6 महीने के लिए आगे। और मोहम्मद यूनुस का जो ब्रीफ है वो यही है को जो सेना ने दिया है कि आप इन सेकुलर ताकतों को, इसलिए कि इससे पहले जब ये लोग सत्ता में आए थे उस समय भी बहुत से लोग मारे गए थे, जिसका जिक्र कुलकर्णी साहब ने किया, इंटेलेक्चुअल और राइटर्स और सेकुलर ग्रुप्स। एक सेकेंड, तो ये सब मारे गए थे। अब लेकिन ये कि अधिकतर बच गए थे और वो दोबारा से शेख हसीना फिर पावर में आ गई। अब उनकी कोशिश ये है कि कुछ ऐसा कर दो जैसे पाकिस्तान में हो गया कि ये जो सेकुलर एलिमेंट्स हैं जो भारत से रिश्ते चाहते हैं, ये ऊपर आ ही ना पाए, दोबारा सत्ता में ना आ पाए किसी भी तरह से, और आर्मी अपना पूरा ग्रिप इनके ऊपर कर ले जैसे पाकिस्तान में किया है। तो मुझे लगता है अगर फरवरी में इलेक्शन होगा तो सेना का जो एजेंडा है वो पूरा नहीं हो पाएगा। पता नहीं मैं कितना सही हूं, मैं नहीं जानता, लेकिन जिस तरीके से हालात है, जिस तरीके से कहा जा सकता है वहां हिंसा और आंदोलन और अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो आम चुनाव की बात करी ये सिर्फ एक बयानबाजी है, ये सिर्फ एक कहा जा सकता है कि दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन अभी सेना जो है वो कुछ और चाह रही। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया कमर आगा सर, आज समय इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया रुद्र प्रताप दुबे जी, आप तीनों मेहमानों ने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिग न्यूज बांग्लादेश से हमने बात की कि बांग्लादेश लगातार कट्टरता की तरफ बढ़ता जा रहा है, हिंसा है, आंदोलन है, क्लेश भी लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे चिंता और चुनौती की बात है कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन दुनिया में कुछ और बड़ी खबरें जो आपका इंतजार कर रही है। बलूचिस्तान मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बलूच महिलाओं की जबरन गुमशुदगी पर चिंता जताई है। 2025 में ऐसे 9 मामले दर्ज किए गए जिनमें छात्राएं, स्वास्थ्य कर्मी और महिलाओं को हिरासत में यातना दी गई या उनकी हत्या कर दी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वित्तीय वर्ष 2026 के राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम पर हस्ताक्षर किया है। यह अधिनियम स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत और क्वाड के साथ मजबूत संबंधों पर जोर देता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय संघ के नेताओं से अरबों डॉलर की आर्थिक मदद और सैन्य सहायता देने का आग्रह किया है। रूस की 245 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्तियां बेल्जियम के यूरो क्लियर संगठन के पास है।
ऑस्ट्रेलिया की सरकार सिडनी के बॉन्डी बीच पर यहूदियों पर हुए हमले के बाद नफरती भाषण के खिलाफ नया कानून बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने नफरती भाषण और हिंसा को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया है। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में एक बिजनेस प्लेन टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गया। इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई। इस घटना का कारण हल्की बारिश और कम विजिबिलिटी बताया जा रहा है। तो इसी बड़ी खबर के साथ बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।